हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10 सीबीएसई, आईसीएसई में भी एंड देन यूपी बोर्ड में भी। दीज ऑल आर इन डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड, मीन्स सभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं हमारे, जो कि आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और अदर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं सभी में पूछे जाएंगे यहाँ। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। चलिए आइए। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, देन हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, साथ साथ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, देन ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, देन फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। नाउ उसके बाद डिस्कस करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर एंड देन उसकी एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसकी एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ एंड देन इलेक्ट्रिक पावर और इंटर रिलेशन लास्ट में पीवी, आई और आर में। तो इस तरीके से हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट वन इज कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश क्या होता है। भाई चार्ज को जानने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई है क्या। तो डेफिनेशन आप लोगों के लिए है। भाई सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या भाई चार्ज क्या होता है। चार्ज प्रॉपर्टी है मैटर की। कैसी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस कर सके या प्रोड्यूस कर सके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस करता है, ये फील करता है एंड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक यानी कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, और जो मैग्नेटिक यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है। नाउ एसआई यूनिट क्या होगी हमारे चार्ज के लिए। तो चार्ज के लिए एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम। तो कूलाम जो है, जिसको आप सी से भी डिनोट कर देते हो, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है ना। ये बिना डायरेक्शन वाली एक राशि है, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राशि। हाँ। तो क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये एक जो है स्केलर क्वांटिटी विदाउट एनी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस। भाई जब हम 12th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो यहाँ पे हम दो टाइप से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड देन पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्टैटिक की, स्टैटिक का मतलब है जो रुका हुआ हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन रेस्ट। मतलब रेस्ट पे अगर चार्ज है देन हम बात करते हैं तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर वाइल द करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। तो अगर चार्जेस मोशन में है देन हम बोलते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जब अभी आप कुछ दिनों पहले गर्मियों में बाहर से आ रहे थे घर पे, तो आपकी जो बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, बार बार छूने पे करंट फील हो रहा होगा आपको। मीन्स आपकी जो शर्ट है या फिर आप जिस स्टूल पे बैठ के वहां से आ रहे होंगे, या जिस कुर्सी पे आप बैठे होंगे, लेट की वो प्लास्टिक की रही होगी, तो उस केस में आपके ऊपर प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया होगा बहुत सारा, और उस पर माइनस चार्ज चला हो गया। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं जैसे प्लस और माइनस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपके अंदर से जो चार्ज है वो निकल के चला गया होगा कहाँ पे, चेयर में, या मान लो किसी दूसरे डिवाइस में चला गया। नाउ आपके ऊपर जो प्लस चार्ज है अब उसको न्यूट्रल होने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो जैसे ही आप किसी चीज़ को छूते हो तो वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब आप उसका सारा का सारा चार्ज, नेगेटिव चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट जनरेट होता है, इसलिए कभी कभी हमें चट चट की आवाज़ भी आने लगती है, और इससे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं कि झटका लगा है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, जो कि अभी हम फील कर पा रहे थे। बट अगर आप वायरिंग की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है वो होता है मोशन। मोशन होता है जिसकी स्पीड होती है कुछ वीडी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो भाई ये कॉन्सेप्ट निकल के आया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ पे चार्जेस जो हैं किसी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो होने वाली है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी एरिया से पास होने वाला जो चार्ज है, जो आवेश है, वो हमारा कहलाता है क्या, रेट ऑफ फ्लो। मतलब पर यूनिट, जो रेट मतलब टाइम है, उसका पर यूनिट जो कहलाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। मींस अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पे जाएं तो वहां से एक
फॉर्मूला निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। मीन्स कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक हमारा फॉर्मूला यहाँ से हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ एक क्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम और पढ़ते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन ई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई फॉर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है लगभग 1.6 इंटू 10 to the पावर में -19 कूलाम। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 to the पावर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम जो कहलाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहाँ से हम करंट की जो ऐसा यूनिट को देखें तो वो है एम्पियर। तो भाई 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी दी हुई है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मीन्स 1 एम्पियर करंट तब कहलाएगा जब 1 कूलम चार्ज, यानी चार्ज अपॉन टाइम में अगर चार्ज को मैं 1 कूलम कर दूं और टाइम को 1 सेकेंड कर दूं, तो 1 कूलम पर यूनिट 1 सेकेंड जो कहलाएगा वो कहलाएगा मेरा 1 एम्पियर। ठीक है भाई। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, क्लास 8 में भी था थोड़ा सा, क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत जरूर से आपने, नहीं 9 में नहीं है 8 में देखा होगा। तो उसमें यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बंद पाथ यानी एक रास्ता ऐसा जो बंद हो, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको एक बल्ब दिख रहा होगा, एक सर्किट यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम में, और यहाँ से एक वायर जो है प्लस और माइनस से कनेक्ट हो रखी है, और साथ ही साथ इसको घुमा के लगाया हुआ है मेरे नीचे सेल में। ठीक है भाई। और सेल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे 3 डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट करके एक बैटरी बना दी गई है। ठीक है, सेल से मिलके बनती है बैटरी। तो इस तरीके से, और यहाँ पे एक स्विच का यूज किया हुआ है, देखो स्विच यहाँ पे अभी बिल्कुल देखो क्लोज किया हुआ है, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है। तो करंट जो है यहाँ से ऐसे निकल के जा रहा है इस तरीके से, और सर्किट में मूव कर रहा है, इसलिए बल्ब जो है ग्लो भी कर रहा है। तो इसका मतलब सर्किट हमारा बिल्कुल क्लोज है। तो क्लोज्ड पाथ अगर हम बात करें, तो क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस path is made using electrical wires. Wires because wires are good conductors and is powered by source. Source जहाँ से करंट निकल रहा हो यानी कि बैटरी। The start of the point where from where the electrons start flowing is called the source. जहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स। Whereas the point where electrons leave the electric circuit is called return. जहाँ से हमारा चार्ज निकलता है उसे बोलते हैं सोर्स, और जहाँ पे एंटर करके मतलब लास्ट में जहाँ पे लीव करता है चार्ज उसे बोलते हैं रिटर्न, जहाँ पे लौट रहा है। ठीक है। तो इसका प्लस टर्मिनल से जब चार्ज निकलता है तो उसको बोलते हैं सोर्स, और यहाँ पे रिटर्न, मीन्स ये हमारा सोर्स है ओवरऑल। तो भाई ये भी हमने ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेंगे फिर से कि क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक बंद रास्ता जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके वो कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट वन, भाई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो कुछ सिंबल भी होंगे। तो सिंबल कौन कौन से होते हैं, तो भाई एवरी कंपोनेंट यानी हर एक कंपोनेंट जो उसमें लगा हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स ए सिंबल। हर किसी को आप बना के तो दिखा नहीं पाओगे, तो उसको डिनोट करने के लिए पेपर पे एक सिंबल बना देना है। सिंबल कैसे, द सिंबल्स रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द सर्किट इन ए सर्किट डायग्राम। जैसे कि आपको नीचे बने हुए दिख रहे हैं, beneath आर द बेसिक सेट ऑफ सिंबल। नीचे जो है कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं दैट आर प्रेजेंट इन ए सर्किट डायग्राम। तो आपने सर्किट्स में कुछ इस टाइप से सिंबल आपने बने हुए देखे होंगे। जैसे नंबर 1 पे हमारा है एमीटर। एमीटर को ज़्यादातर आप ए बना के लिख देते हो। साथ ही साथ में नीचे भी देखो इस तरीके से मैं पे लैंप और बल्ब यानी लोड, लोड आपको दिखा रखा होगा, इस तरीके से आप लोड को डिनोट करा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको रजिस्टर को डिनोट करना है तो नीचे रजिस्टर को इस तरीके से आप डिनोट करा सकते हो, ऐसे भी और इस zigzag लाइन से भी। एक बजर होता है, बजर को आप इस तरीके से शो कर सकते हो। ओपन स्विच है मतलब कोई करंट पास नहीं होगा, तो इस तरीके से दिखा सकते हो, थोड़ा सा यहाँ से गैप कर देना। क्लोज्ड स्विच मतलब जहाँ पे दोनों कनेक्ट हो रखे हो। नेक्स्ट इज की फ्यूज। तो फ्यूज को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, वायरिंग अंदर से क्रॉस करके, बिल्कुल ये रजिस्टर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे एक वायर होता है जो कि मेल्ट हो सकता है। नाउ बैटरी। बैटरी देखो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बनती है बैटरी, और एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इसमें एक प्लस प्लेट होती है और एक होती है माइनस प्लेट, तो दोनों से मिलकर बना एक बड़ी बैटरी। साथ ही साथ वोल्ट मीटर को अगर डिनोट करना है किसी सर्किट में तो हम इस तरीके से V बना देते हैं, तो हमारा वोल्ट मीटर जो है डिनोट हम कर पाएंगे। नाउ सिंपल सर्किट। भाई सर्किट में क्या क्या होता है, सिंपल सर्किट कंप्राइजेस द पावर सोर्स। एक उसमें सोर्स होगा, कंडक्टर्स कुछ वायर्स होंगे, स्विच मतलब एक स्विच होगा ऑन ऑफ के लिए, एंड ए लोड, कुछ ना कुछ लोड होगा, या तो बल्ब होगा या फिर कुछ और ऐसा जो उसमें यूज हो रहा होगा।
फर्स्ट वन इज सेल। सेल क्या होता है? सेल इट इज ए पावर सोर्स। ये एक पावर सोर्स है। लोड क्या होता है? लोड इज इट इज टर्म्ड एज द रजिस्टर। या तो रजिस्टर लगाओ या फिर मतलब इसको प्रतिरोध बोलते हैं, और या फिर कुछ ऐसा जो कि जल सके, जैसे कि बल्ब। ठीक है, सेल तो एक सिर्फ पावर सोर्स होता है, मतलब वहां से करंट को निकाला जा सकता है। ठीक है, उद्गम जहां से हो सकता है, स्रोत, इसको इस हिंदी में स्रोत बोलते हैं। इट इज ए लाइट बल्ब दैट लाइट्स व्हेन द सर्किट इज टर्न ऑन। जैसे ही ऑन करोगे तो एक बल्ब जलेगा, तो बल्ब को आप लोड बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स तो आपको पता ही है। दे आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर विद नो इंसुलेशन। वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द लोड टू द पावर सोर्स, एंड द अदर एंड ऑफ द वायर कनेक्ट द पावर सोर्स बैक टू द लोड। नेक्स्ट वन इज स्विच। स्विच का काम ऑन ऑफ का होता है। इट इज ए स्मॉल गैप इन द सर्किट। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्विचेस। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्विचेस। ठीक है, विच कैन बी यूज टू ओपन और क्लोज ए सर्किट। ठीक है भाई, विच कैन बी यूज टू क्लोज और ओपन ए सर्किट। समझ में आया क्या? चलिए आगे मूव करते हैं इसके बाद। भाई कंडक्टर्स तो पता ही है आपको, जहाँ से करंट पास हो सके इजीली। ठीक है, जहाँ पे आप आराम से करंट को पास कर सकते हो, तो वो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, भाई इंसुलेटर्स तो करंट पास नहीं हो सकता, जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है, तो इनमें से करंट पास इजीली होता नहीं है, तो वो कहलाते हैं इंसुलेटर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई इसके लिए भी थोड़े जो हमारे समझने की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं फटाफट से, कि भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी हमारी करंट। भाई पॉजिटिव चार्जेस के थ्रू, देखो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मीन्स अगर मेरा यहाँ पे सेल कुछ बना दूं मैं इस तरीके से, ये प्लस और ये माइनस, तो चार्ज का जो फ्लो होगा, मतलब जो करंट का फ्लो होगा, वो मैं मानूंगा इधर से, प्लस प्लेट से निकलता हुआ और माइनस प्लेट पे एंट्री करता हुआ। इस तरीके से करंट जो है फ्लो करता है। दी डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा नेगेटिव प्लेट से ही मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, बट जो चार्ज है हमारा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, वो हम मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये समझने की बात है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर। भाई गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो भाई गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट passing through a DC circuit. A galvanometer contains a current carrying coil, a soft iron core, and a phosphor bronze spring. The working principle of a galvanometer is based on the conservation of mechanical energy and electrical energy. भाई गैल्वेनोमीटर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा होगा। इसका मेजर काम क्या होता है कि ये जो है मेजर करता है कि करंट जो पास हो रहा है डीसी सर्किट में, कितना करंट पास हो रहा है। तो देखो आपको यहाँ लिख भी रखा है, देखो 30 तक का करंट जो है, एम्पियर तक का, ये देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे करंट को मेजर करने का काम होता है हमारा गैल्वेनोमीटर का। साथ ही साथ ये हमें बताता है डिफ्लेक्शंस के थ्रू कि क्या सर्किट में करंट मौजूद है। साथ ही साथ इसके अंदर देखो आपको जो बीच में दिख रहा है, यहाँ पे एक नीडल लगी हुई होती है। ये नीडल बार बार हमें बताती रहती है कि अगर ये इधर लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी। रिफ्लेक्शंस तो कहीं भी हो सकते हैं, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। तो उस केस में मुझे बता देगी कि कितना मेरा करंट फ्लो हो रहा है। इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है और साथ साथ एक स्प्रिंग लगी होती है जो बार बार रिकॉइल होती रहती है। नाउ ये बेस्ड है मैकेनिकल एनर्जी के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। यानी कंजर्वेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी एनर्जी है तो ना तो वो खत्म हो सकती है, ना वो बनाई जा सकती है, तो मतलब कंजर्व रहती है इसके अंदर मैकेनिकल। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इसमें कंजर्व रहती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो ध्यान से देखेंगे, एमीटर कुछ इस तरीके से जो है हमें दिखता है, और जो वोल्ट मीटर है कुछ इस तरीके से दिखता है, तो उस पर ए लिखा होता है। एमीटर होता क्या है? एमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट आर मेजर्ड इन एम्पियर। भाई इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट अभी पढ़ी थी हमने, एम्पियर होती है। साथ ही साथ वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई दोनों का काम अलग अलग है। एमीटर का काम क्या है? टू मेजर द करंट, मतलब धारा को नापना, कितना करंट है उसके अंदर, है ना। करंट को नापने का काम किसका होता है? एमीटर का। बट वोल्ट मीटर का नाम काम क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो विभवांतर है उसको नापना। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब टर्मिनल्स के बीच में अगर ए और बी पॉइंट है हमारा, तो इनके बीच में जो है कितना हमारा पोटेंशियल है उसको मेजर करने का काम किसका है? वोल्ट मीटर का है। इसमें भी एक प्लस और एक माइनस जो है टर्मिनल के लिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी दे रखा है प्लस माइनस के लिए, इस तरीके से मार्किंग होती है। ठीक है, देखने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, बस एक पे ए लिखा होता है, एक पे बी लिखा होता है। तो ए लिखा हो जिस पे वो होता है एमीटर, जिस पे बी लिखा होता है वो होता है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट इज कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में। तो भाई डिफरेंस भी कई बार पूछ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस क्या है एमीटर और वोल्ट। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। भाई एन एमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट।
भाई देखो, अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और इसको अपने सभी दोस्तों में जो कि क्लास 10th में इस बार आए हुए हैं और जो क्लास 12 में, उनको शेयर कर देना। देखेंगे फिर इसके आगे कि भाई वोल्ट मीटर क्या होता है। भाई वोल्ट मीटर को हमने अभी भी पढ़ा, ये वोल्टेज को नापने का काम करता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। साथ ही साथ एमीटर जो होता है वो हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में। और जो पैरेलल में कनेक्ट होता है वो होता है हमारा वोल्ट मीटर। भाई अगर कोई भी मान लो आपने रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है तो वोल्ट मीटर हमेशा उसके पैरेलल ही कनेक्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना सर्किट में। और एमीटर जो है इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। और आपका जो भी मतलब सेल वगैरह आपने लगाया हुआ है, इस तरीके से अगर आप सेल लगाते हो तो अगर यहाँ पे आप टीवी लगा देते हो कोई बात नहीं, तो फिर भी यहाँ पे आपको इसको सीरीज में एमीटर को कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस के, और इसको पैरेलल में वोल्ट मीटर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज इट्स एक्यूरेसी इज मोर। भाई एमीटर की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, क्योंकि फ्लक्चुएशन में रहता है। तो भाई वोल्ट मीटर की कई बार क्या होता है, एक्यूरेसी सही नहीं हो पाती। नाउ एमीटर का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये एक्यूरेट करंट नापने के लिए देखो भाई बहुत जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट नहीं नाप पाएगा सही, और रेजिस्टेंस भाई बहुत हाई होता है वोल्ट मीटर से, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। भाई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब विभव, हिंदी में इसको विभव बोलते हैं। भाई पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, while potential difference is the amount of electric potential energy between two points in an electric circuit। भाई विभवांतर जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच होता है, बट जो विभव होता है वो हमारा एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा है उसके सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कितना हमारे अंदर उसमें स्थिर ऊर्जा है, उसका पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में निकाल पाएंगे। इसी को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, इट इज नोन एज वोल्टेज, तो वोल्टेज भी बोलते हैं। नाउ potential difference is equal to the amount of work done to move a unit charge from one point to other against static field। भाई potential difference यानी कि जो विभवांतर है वो हमारा इक्वल होता है टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि कितना काम हुआ है उस यूनिट चार्ज को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसी को हम फॉर्मूले के थ्रू अगर समझना चाहें, फॉर्मूले के थ्रू में क्या आ जाएगा भाई, वोल्टेज भी इक्वल टू वर्क डन यानी डब्ल्यू अपॉन में चार्ज, यानी कि कितना वर्क हुआ है पर यूनिट चार्ज, वो कहलाएगा मेरा वोल्टेज। इसकी एसआई यूनिट जो है भाई, वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ध्यान रखना है। वोल्टेज यानी कि एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज 1 वोल्ट। भाई जब वोल्ट आ गया तो यहाँ पे 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। तो हम बोलेंगे उसमें कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। भाई जब 1 जूल काम हो, ठीक है, इन कैरिंग 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलाम्ब आवेश को कैरी करने में, चार्ज को कैरी करने में, तो पोटेंशियल जो कहलाएगा 1 वोल्ट कहलाएगा। इसी को हम लिख देंगे 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम्ब, क्योंकि हमारे पास जो बी होता है वो होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन क्यू। भाई बी होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, अगर मैं इसको भी 1 जूल कर दूं और यहाँ पे इसको भी अगर मैं 1 कूलाम्ब कर दूं तो मेरा 1 जूल और 1 कूलाम्ब आ जाएगा 1 जूल पर कूलाम्ब। इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि भाई 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी, 1 जूल जो अगर मुझे काम करना पड़े 1 कूलाम्ब को कैरी करने में, तो मेरा जो बर्डन जो मेरा वोल्टेज होगा वो होगा 1 वोल्ट। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ के लिए तो हमने देखो डिटेल में अभी डिस्कस भी किया था, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और इसमें एक चीज नोटिस करने की है कि टेम्परेचर जो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो बी प्रोपोर्शनल जो है हमारे आई होता है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं यहाँ से तो मेरे पास मिलेगा बी इज इक्वल टू आई आर। बी इज इक्वल टू आई आर से मैं बता सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है। भाई आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो भाई इसका नाम यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस। इस पोटें जो हमारा जो कांस्टेंट आया है इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है भाई, यहाँ से डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो है हमारी ओम। भाई ओम यानी कि ऐसा यूनिट बन गई इसकी हमारी ओम, जो कि जॉर्ज साइमन ओम जो हमारा साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो इसका ध्यान रखें, रेजिस्टेंस कहलाता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस जो चार्ज को रोकने में है ना यूज हो रही है, मतलब चार्ज को बहने से रोकने में जो रुकावट है उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध। तो भाई इसका ध्यान रखना है, इसको पढ़ लेना एक बार। उसके बाद में है भाई, जब हमें रेजिस्टेंस मिल गया तो भाई 1 ओम क्या होता है, तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो विभवांतर है इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर। अगर करंट हमारा कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा, 1 ओम।
क्योंकि भाई अगर हम इसको एक मैनेमोनिक से समझें तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं वी आई और आर, इस तरीके से अगर मैं इसको बना दूं, इस तरीके से अगर मैं इसको बना देता हूँ तो ध्यान से देखेंगे भाई, इसको देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ तो V इज इक्वल टू आई आर, इसको ध्यान से देखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं V अपॉन आई अगर मैं करता हूँ तो यहीं से मेरा V अपॉन आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे R, और अगर मैं V अपॉन R कर देता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा क्या आई, तीसरा वाला मुझे मिल जाएगा। मतलब हर एक या तो इनको डिवाइड कर लो इस तरीके से या इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो मुझे ऊपर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इनको याद रख सकता हूँ इस छोटी सी ट्रिक की हेल्प से, तो इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कि भाई फैक्टर्स क्या क्या है जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जो है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है भाई वो ये है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। भाई जो मेरा रेजिस्टेंस है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो मेरे कंडक्टर है मतलब जो भी मेरा चालक है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है भाई, जो मेरी उसकी लंबवत काट जो है मेरी जो है उसका एरिया, यानी कि आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/एरिया, यानी कि उसका जो क्षेत्र है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि अगर मेरी कोई भी डिवाइस गर्म होती है तो उस केस में रेजिस्टेंस उसमें बढ़ने लगेगा और मेरा जो उपकरण है, जो भी मेरी डिवाइस है वो ठीक से काम नहीं करेगी। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से मैं क्या बता सकता हूँ भाई, एक साथ लिख लो इनको। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा मेरा, एल अपॉन ए। मतलब एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के और एरिया के इनवर्स। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहाँ से इक्वल करने पे मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो लेट्स से कि वो रो है, रो एल अपॉन ए। यहाँ पे जो मेरा रो आया ये आता है मेरा, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। हिंदी में इसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला जो है निकल के आ गया आर का, आर इक्वल टू रो एल अपॉन। यहाँ पे रो क्या है मेरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, रजिस्टिविटी। तो भाई यहाँ से इस तरीके से आर की डिपेंडेंसी जो है क्लियर है हमारी। तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और इसको शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में ताकि उनको भी समझ आ जाए कि क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी में या क्लास 12 में जो इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या क्या है पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रजिस्टिविटी जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। भाई रजिस्टिविटी इसको रो से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसका नाम है। होता क्या है भाई, रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी ये एक प्रॉपर्टी है किसी की, एक गुण है मेटल का या फिर मटेरियल का। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेंथ। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। एक एरिया अगर मेरा 1 मीटर स्क्वायर हो या एक सिंपल एरिया हो तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है मेरा, वी अपॉन आई। उस केस में अगर मैं बताओ, देखो यहाँ पे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सॉरी, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। उस केस में मेरे पास अगर मैं लेंथ को भी 1 कर लूँ और एरिया को भी 1 कर लूँ तो मेरा जो ये होगा रो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ उसकी डेफिनेशन यहीं से बना कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। देखो ये रो फिर आर के इक्वल हो जाएगा अगर मैं लेंथ को और एरिया को 1 1 कर दूँ। तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई, यहाँ से रो का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर इंटू ए अपॉन में एल। भाई आर की यूनिट तो ओम होती है और इसकी एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड करूँ उसको मीटर से तो मीटर से एक पावर कम हो जाएगी, तो मेरी जो यूनिट बन के आएगी वो क्या आएगी, ओम मीटर। ठीक है भाई, इसकी यूनिट क्या बन के आएगी, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट वन इज कि भाई ये क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए रेजिस्टिविटी में। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंज व्हेन क्या, टेम्परेचर चेंज हो। जब जब तापमान बदलेगा तब तक हमारा रजिस्टिविटी जो है बदलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसलिए रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर से ही चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट इज कि भाई रेंज ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मेटल कितनी होती है और एलॉयज। भाई मेटल्स तो आराम से कैरी कर सकते हो तो इनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है और ये लगभग 10⁻⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर तक हो सकती है। बट अगर रजिस्टिविटी बात करें इंसुलेटर, इंसुलेटर ज़्यादा अच्छे से रजिस्ट कर पाते हैं, रोक पाते हैं करंट को बहने से। तो इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक। नेक्स्ट इसकी रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट क्या, मेटल। भाई दो मेटल से मिलके बनता है मेरा एलॉय, ठीक है, दो मेटल से मिलके मेरा बनता है एलॉय। तो अगर मेटल्स के मिलने से कुछ बन रहा है तो इसमें क्या केस बनता है हमारा कि भाई जनरली वो अच्छी एलॉय होती है,
मतलब मेटल से वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी होती है। तो इस केस में मेरी जो रजिस्टिविटी है, क्वालिटी कह सकते हो, या फिर आप दो जब भी दो मेटल प्योर मेटल मिलेंगी तो उनकी रजिस्टिविटी थोड़ी सी अलग होगी। अब इस केस में ये क्या हो सकता है कि हमारी जो रजिस्टिविटी है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब वो मेटल अब प्योर नहीं रहा ना, तो उस केस में जो उसकी प्योर मेटल है एलॉय की, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगी उसकी रजिस्टिविटी, मतलब सॉरी ज़्यादा हो जाएगी रजिस्टिविटी। तो उस केस में बोलेंगे कि ये ज़्यादा रजिस्ट कर रही है करंट। नेक्स्ट इज कि एलॉय जो है, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडीली एट हायर टेम्परेचर। जो एलॉयज होती हैं बहुत इजीली जो है ऑक्सीडाइज नहीं होती, सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मान लो मैं कोई मेटल लेता हूँ तो उस केस में वो मेल्ट हो सकती है, बट अगर टेम्परेचर बढ़ने पे कोई अच्छी चीज़ ले ली मैंने, लेट्स से कि एलॉयज ली हैं, तो वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगे। उस केस में क्या होगा, मेरा हीटिंग होने की वजह से जो मेरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो मेरी उपकरण है, वो ठीक से काम करते रहेंगे, तो इसका यूज़ वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट इज की कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव लो रजिस्टिविटी। भाई अगर रजिस्टिविटी होगी उस वायर के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो भी मैं यूज कर रहा हूँ तार किसी चार्ज को फ्लो कराने के लिए या करंट को फ्लो कराने के लिए, तो वो जो है ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा तो उसका एक रीजन बनेगा कि मैं उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज कर नहीं पाऊंगा। भाई अगर मैं करंट ही नहीं भेज पाऊंगा तो किस काम का मेटल, तो इसलिए रजिस्टिविटी मेटल्स की कम होती है। तो मेरे लिए ऑप्शन बचता है मेटल्स को भेजने के लिए, है ना, तो भाई मेटल से ही मैं करंट को भेज पाऊंगा किसी दूर जगह पे, तो ट्रांसमिशन के लिए इनका यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। बस डायरेक्ट समझने के लिए एक फॉर्मूला ये है कि आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। जब इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिखाई दे, ठीक है, ये अरेंजमेंट हमारा जो है, ये अरेंजमेंट हमारा है सीरीज का। इसमें देखो आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर चारों एक ही रो में दिखाई दे रहे हैं, मतलब अगर करंट इधर से फ्लो होना शुरू होता है तो वो सीधे निकल जाएगा और इसी रास्ते चलता रहेगा एक ही तार पे। तो चारों एक ही तार पे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे सीरीज कनेक्शन जो है, सभी एंड टू एंड जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इस केस में मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है मेरा आर इज इक्वल टू पहला वाला आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस तरीके से भरते जाएंगे, अगर चार है तो चारों लिख देंगे, पांच है तो पांच लिख देंगे। नेक्स्ट वन की कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो कि मतलब करंट इधर आए और ये ब्रेक हो जाए सब में, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक हो जाए, मतलब आपका जो कनेक्शन है वो क्या हो जाए, हमारा चारों एक दूसरे के सामने इस तरीके से आ जाए, तो तब मैं बोलूंगा कि वो कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इन सबको अगर मैं देखो एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दूं, अगर मान लो यहाँ पे इनको एक ही पॉइंट से अगर मैं कनेक्ट कर दूं चारों को, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि भाई मेरा कनेक्शन कौन सा है, ये मेरा कनेक्शन पैरेलल है। थोड़ा सा डायग्राम में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, ये चारों वैसे एक ही जगह कनेक्ट होने चाहिए यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, जो रेजिस्टेंस है मेरा कनेक्टेड है पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट है तो मेरा पैरेलल में क्या बन जाएगा कि रिजल्ट जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्वल टू क्या हो, यहाँ पे वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, इनका रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर। बट अगर मेरे सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस जो है पैरेलली कनेक्ट है, तो मैं उस केस में आर का डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकता हूँ, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप अगर फार्मूला लगाओगे, इस केस में केवल जब मेरे दो रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट हो, जो कि आर वन हो और आर टू हो, और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में हो, तो उस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो आर का फार्मूला आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू की हेल्प से मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई हीटिंग इफेक्ट मतलब जब भी आप कोई डिवाइस को ऑन करोगे तो देखो वो थोड़ी गर्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसमें करंट पास हो रहा है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर जिसमें करंट पास हो सके, हीट इज प्रोड्यूस इन इट, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब आप चलाओगे वो गर्म हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी आप कोई डिवाइस यूज करोगे, जैसे कि प्रेस है आपकी, आयरन है, बल्ब है, इस तरीके के जो भी डिवाइस होते हैं जो गर्म होने लगते हैं कि जब भी उसमें करंट फ्लो होता है, तो इसका मतलब ये हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें कि हमारी जो एनर्जी है वो कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है हमारी, हीट में। इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट इज की जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। भाई जूल्स ने एक लॉ दिया था, जूल ने, कि क्या होता है भाई, कि जब भी आप हीट, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई पे हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, वो जो हीट है, जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो एक कंडक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट। देखो एच इक्वल टू हमारा लिखा हुआ फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। एच जो है मेरा आई स्क्वायर के, यानी कि करंट के स्क्वायर के, धारा के जो स्क्वायर है हमारा, है ना, वर्ग जिसे आप बोलते हो, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
रेजिस्टेंस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी, और साथ ही साथ टाइम जो है टी, मतलब एच किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिख दूँ तो मुझे मिलेगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस तरीके से टाइम अगर मैं बताऊँ टी को तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। भाई ये मेरा आंसर आएगा जूल में, ठीक है। तो अगर मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना है इसको, तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 4.18 से और डिवाइड कर देना, तो आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, कैलोरीज में आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एच इक्वल टू वी आई टी, भी एक फॉर्मूला में ध्यान रखना है, ये भी हमारा एक रिलेशन है इसमें कि भाई हीट कितनी होगी, तो भाई आई आर को आप वी लिख सकते हो और साथ में आई आगे आ जाएगा और टी, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी का मतलब क्या है भाई, आई स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने दो बार आई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, आई इंटू आर इंटू टी। तो जो मेरा हमारा आई और आर बन गया, ये बन गया मेरा वी, ठीक है, बीच में जो आई आर लिखा है, तो ये फार्मूला मेरा आई आर का तो वी हो गया और साथ में एक आई बचा और टी बचा, तो इस तरीके से वी आई टी भी एक फार्मूला हमारा मिल जाएगा पहले वाले से, ठीक है। इसी से निकल के हमारा एक नया फार्मूला और जनरेट हो गया। नेक्स्ट इज कि हमारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या है भाई इसके, भाई इट इज यूटिलाइज इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज। जो भी आपके गर्म होने वाले उपकरण है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, अगर आप प्रेस करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, करंट ऑन करते हो मतलब स्विच को, और यूज करने लगते हो अपनी प्रेस को, ताकि वो गर्म हो जाती है, देन आप आराम से उस पर प्रेस कर पाते हो। रूम हीटर्स, रूम को गर्म करने के लिए भी हम देखो करंट का यूज कर लेते हैं। आजकल तो आप गीजर का भी यूज कर रहे हो, तो गीजर मतलब जैसे कि गर्मी हो रही है, अब तो अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ठंड होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम गीजर्स का यूज करते हैं, साथ साथ वाटर हीटर्स का भी यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए। बट अभी गर्मियों में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट जैसे जाड़े आएंगे आप फिर से उनका यूज करना शुरू कर दोगे। रूम हीटर्स क्या करते हैं, रूम में हीट प्रोड्यूस करता है जो, और हमारी हीट जो रूम की सारी एयर है वो गर्म होने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें गर्माहट फील होती है। नेक्स्ट इज की द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन द हीटिंग इफेक्ट। भाई देखो जो बल्ब होते थे पहले 100 वाट वाले, ठीक है, 100 वाट का बल्ब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जब वो जलते थे तो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, मतलब जब भी आप उसके पास खड़े होगे तो आपको गर्माहट फील होगी, तो ये भी हीटिंग इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज की व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वेरी थिन एंड हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वो ग्लो करने लगता है, कैसे, वाइट हो जाता है बिल्कुल। जब भी आप बल्ब को ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको एक छोटा सा टंगस्टन का या फिर कोई दूसरा फिलामेंट मिलेगा। फिलामेंट एक स्प्रिंग की तरह हो सकता है छोटा सा, इस तरीके से हमारा बल्ब के अंदर मुझे जो है मिल जाएगा, ठीक है। आपको बल्ब के अंदर जो है इस तरीके का कुछ डिवाइस मिल जाएगी, जो कि अंदर फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे ही लाइट या जो भी करंट इसमें पास होगा, करंट इसमें जाएगा और इधर से वापस निकल जाएगा। तो जब करंट इसमें पास होगा तो उस केस में क्या होगा भाई, यहाँ पे करंट पास होने पे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है गर्म होने लगेगा। गर्म होगा तो भाई यहाँ पे पूरा का पूरा ये हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका तो पिघलेगा तो है नहीं है, तो ये रेड बिल्कुल ऐसा हो जाएगा वाइट हॉट, और लाइट प्रोड्यूस करने लगेगा। तो जब कोई भी चीज़ जलती है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है हीट के साथ साथ, तो कुछ हीट आएगी जिसको आप बोल रखे हो कि भाई हीटिंग इफेक्ट, और साथ साथ हमारा एमिट होगी कुछ लाइट जो हमें दिखेगी, ठीक है, लाइट। नेक्स्ट इज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, भाई इट इज द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ गिवन टाइम। अगर आप कुछ टाइम के लिए किसी सर्किट में करंट को पास कराओगे, तो जो काम हो रहा है उसके अंदर, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब करंट कुछ भी वर्क हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जो हमारा अप्लायंस कंज्यूम करता है। तो भाई डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारी ये फॉर्मूला है वी आई टी, ये हमने पीछे हीटिंग में भी पढ़ा हुआ था। सेम आई स्क्वायर आर टी, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, इसकी यूनिट जूल होती है। नेक्स्ट इज कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, भाई आप सभी ने देखा होगा, आपके घरों में भी होगा फ्यूज और एमसीबीज, ठीक है, जिसको मिनिएचर सर्किट बोर्ड बोलते हैं। भाई यहाँ पे हमारे पास एमसीबीज का भी यूज होता है आजकल। तो भाई फ्यूज और एमसीबी का एक ही काम है, आपके घर की सेफ्टी को बनाए रखना। सेफ्टी मतलब जैसे ही हाई करंट पास होगा अगर आपके घर में, तो वो एकदम से या तो फ्यूज जो है आपका मेल्ट हो जाएगा, या फिर एमसीबी जो है डाउन हो जाएगी। उस केस में आपके जितने भी अप्लायंस घर में चल रहे हैं वो सब सेफ रहेंगे। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है दैट प्रोटेक्ट अवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या हो सकता है कि भाई कोई वायर टच हो गया या फिर अचानक से तेजी से वोल्टेज आ गया, तो उस केस में बच सकता है। या फिर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग में क्या होता है कि भाई बहुत सारे डिवाइसेस अगर कनेक्ट हैं किसी एक जगह से, उस केस में वहाँ पे ओवरलोडिंग हो सकती है, और उसकी वजह से भी हमारा कई बार वोल्टेज में कम या ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से सर्किट खराब हो सकता है, ठीक है। तो फ्यूज क्या करता है, या एमसीबी क्या करता है, उसको सेव करने का काम करता है। तुरंत खुद या तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में जो है करंट का फ्लो बंद हो जाता है, या फिर एमसीबीज डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो रुक जाता है और हमारा डिवाइस जो है बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय। या तो प्योर टिन का या फिर एलॉय ऑफ कॉपर और टिन, ठीक है, या तो टिन का बना दो या फिर कॉपर और टिन का मिला के बना दो। तो इससे क्या होता है कि उसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट का हाई हो जाता है।
फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर। ये जो हमारा लाइव वायर जिसको आप फेज वायर भी बोलते हो, तो उसमें हमारा जो है कनेक्ट हो जाता है, जिसको रेड वायर से आप डिनोट करते हो। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। भाई फ्यूजेस की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो, ये ध्यान रखना, सॉरी इसमें हमने शायद ये गलती से बोल दिया होगा। फ्यूज जो है लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट किस लिए? क्योंकि अगर लेट से कि करंट एकदम से तेज से आ गया, तो करंट तेज आएगा, उस केस में क्या होगा, अगर करंट अगर ज़्यादा आ रहा है, तो अगर लेट से कि मेरा सर्किट जो है उसमें करंट तेजी से फैल गया, तो मेरे जितने भी डिवाइस है वो खराब हो जाएंगे। तो उसकी क्या करता है फ्यूज? फ्यूज सिंपली करता क्या है, जैसे इसमें मान लो करंट पास हुआ, तो यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा, और ये पूरा का पूरा जो वायर है बीच में ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट यहाँ से क्लोज, सर्किट क्लोज होगा तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, करंट नहीं जाएगा तो उस केस में मेरा डिवाइस बचा रहेगा। तो भाई ये हमारा सेफ्टी डिवाइस के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कि करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंस। जो मेरी करंट की कैपेसिटी होती है फ्यूज की, थोड़ी सी ज़्यादा होती है बस, मतलब बहुत थोड़ी सी ज़्यादा। इससे अगर ज़्यादा करंट इसमें पास होगा, ज़्यादा एम्पियर करंट इसमें पास हो गया, तो ये जो है ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो जाएगा तो हमारी डिवाइसेस बची रहेंगी। अगर ये ख़राब नहीं हुआ तो हमारी डिवाइस ख़राब भी हो सकती है, तो उसे बचाने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होने वाली है वो है हमारी इलेक्ट्रिक पावर। भाई पावर क्या होती है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर। भाई शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, जिस रेट में या डिसिपेट हो रही है, निकल रही है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो क्या कहलाता है? हमारा पावर। पावर को डिनोट करते हैं पी से, और इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो है वॉट। ठीक है, ये ध्यान रखना। पी का फॉर्मूला क्या होता है? बी आई। ठीक है, बी की जगह अगर मैं आई इंटू आर पुट करूँ, बी की जगह अगर मैं आई आर रख दूँ यहाँ पे, ठीक है, और साथ साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ एक और आई से, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा, पी इज इक्वल टू आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर और इंटू आर। तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी एक फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ पी का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। तो बी स्क्वायर अपॉन आर कहाँ से आया? आप आई, जो आपका आई स्क्वायर है इंटू आर है, आप यहाँ पे आई की जगह देखो पुट करके देखो, बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा। आई की जगह अगर मैं बी अपॉन आर पुट करूँ, साथ में आर कर दूँ, तो आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मेरा जो फॉर्मूला मिलेगा मुझे मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन आर। तो भाई पी का फॉर्मूला है कि ये भी है बी स्क्वायर अपॉन आर। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। ध्यान रखना, किलोवाट नहीं, वॉट होती है पावर की। और एक वॉट में एक वोल्ट एम्पेयर होता है, मतलब एक वोल्ट इंटू वन एम्पेयर को ही हम एक वॉट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो भाई उस रेट पे, उस दर पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे क्या लेते हैं हम? इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घरों में यूज होती है, उसकी कमर्शियल यूनिट क्या है? भाई इसे किलोवाट आवर जो है हम इसे बोलते हैं, KWH में डिनोट करते हैं। ये हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। आपके घरों में जो करंट आता है वो हमारी कमर्शियल यूनिट, जिसकी हेल्प से आपको बिल बना के दिया जाता है, तो उसे एक यूनिट बोलते हैं। तो जितने भी रुपए की यूनिट होती है उससे उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके आपका बिल तैयार होता है। तो भाई 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। इसको मैं ब्रेक कर लूँ अगर, तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वॉट। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँ तो मुझे ये मिलेगा, वॉट इंटू सेकंड, एज इट इज लिखा मैंने। अब अगर मैं पावर को पीछे लेके जाऊँ, 1 2 3 4 5 6, तो भाई 3.6 में पॉइंट को यहाँ पे लेके आ गया, इंटू 10 की पावर कितना करना पड़ेगा मुझे? +6। और वॉट सेकंड को ही क्या बोलते हैं हम भाई? जूल। तो भाई 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर जो हमारा आई है, इसको जूल में जो डिनोट किया हुआ है हमने, इसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। 1 किलोवाट को ही हम एक यूनिट बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। मान लो लेट से कि आपके घर में एक मान लो 20 यूनिट जो हमारी आपकी खर्च हुई हैं, तो 20 यूनिट की आपको जो भी रुपीज़ में कॉस्ट दी होगी, तो जब बिल वाला आएगा आपको, तो उसकी कॉस्ट से जो भी मल्टीप्लाई करेगा, लेट से 7 या 8 रुपीज़ जो भी कॉस्ट चल रही है आपकी, उसी से इसकी मल्टीप्लाई कर देगा और आपका जो बिल होगा तैयार हो जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं सिर्फ और सिर्फ किलोवाट आवर में कितना बिल आ रहा है हमारा। नेक्स्ट इज वॉट। क्या होता है भाई? भाई वॉट जो है ऐसा यूनिट है हमारी किसकी? पावर। अभी हमने पढ़ा शक्ति की जो वो यूनिट होती है वो वॉट होती है। भाई एक चीज और ध्यान रखना है कि 1 हॉर्स पावर जो होती है, 1 हॉर्स पावर में कितना? 746 वॉट होती है। ये भी ध्यान रखना है, 746 वॉट इसको क्या बोलते हैं हम? 1 हॉर्स पावर। कई बार इंजन की जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में लिख देते हैं लोग। तो द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट एंड अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड। भाई एक जो मेरी वॉट है, P इक्वल टू क्या होता है? वी आई। P इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई। अगर मैं वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को भी 1 वोल्ट कर दूं, और करंट जो है उसको भी मैं 1 एम्पियर कर दूं, तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का वो मुझे क्या मिलेगा? 1 वॉट। मतलब यहीं से डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि अगर 1 वॉट हमें प्रोड्यूस करनी है पावर, तो 1 एम्पियर करंट को फ्लो करना पड़ेगा।
और 1 पोटेंशियल डिफरेंस यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी से मैं यहाँ से पावर की इस तरीके से याद कर सकता हूँ 1 वॉट की डेफिनेशन। और 1 वॉट में होता है 1 जूल पर सेकंड यानी या 1 जूल पर 1 सेकंड। तो इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या होता है भाई? इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारी कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस फॉर 1000 वाट व्हेन यूज्ड फॉर 1 आवर। तो भाई ये हमने अभी जस्ट पढ़ा, तो ये फिर से वही है। नेक्स्ट इज पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होती है? द पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड बाय द अप्लायंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द मार्क्ड वोल्टेज ऑफ मेन। जब उसे आप घर के मेन से कनेक्ट करोगे तो पावर रेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई है 1 सेकंड के अंदर, पर सेकंड। 1 सेकंड में कंज्यूम होने वाली जो मेरी विद्युत ऊर्जा है वो कितनी होगी? वो होगी हमारी, वो बताएगी पावर रेटिंग। ठीक है, ये पावर रेटिंग। उसके बाद बात करेंगे एफिशिएंसी की। भाई कोई भी डिवाइस कितनी एफिशिएंट है ये तो मुझे उसकी पावर ही बताएगी। तो भाई आउटपुट पावर और इनपुट पावर यानी कि जो आ रही है और जो जा रही है उनका जो रेशियो होता है एफिशिएंसी का, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का, वही मेरा होता है ईटा। इसे ईटा से डिनोट करते हैं, इसे ईटा बोलते हैं। ईटा इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन इनपुट पावर। तो इस तरीके से मैं एफिशिएंसी फाइंड कर सकता हूँ। अगर ये परसेंटेज में आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? ईटा इज इक्वल टू जो मेरी आउटपुट पावर है अपॉन में जो मेरी इनपुट पावर है, मल्टीप्लाई किससे और हो जाएगी इसकी? 100। तो इस तरीके से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा एफिशिएंसी का परसेंटेज। तो भाई इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। तो आप लोगों ने आई थिंक टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको। तो कैसा लगा आपको वीडियो को? जो है आपको जो भी आपको समझ में आया, जो नहीं आया उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नीचे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे के लिए और भी अच्छा आपके लिए करने की। तो इस तरीके से मैं इसकी पीडीएफ को भी जो है आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आपको आगे फ्यूचर में नोट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हमने आज जो समझा वो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है 10th में और 12th में, उसके कुछ सिंपल सिंपल थ्योरीज के बारे में जो भी हमारे आते हैं एग्जाम में, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सारी हमने इस वीडियो में जो है डिस्कस की है। अब अगर अगर कोई अभी भी कोई क्वेरी बाकी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर दो और आप इसे शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जिन लोगों ने अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, छुट्टियों का मजा लीजिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि 10th क्लास में छुट्टी का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोगों के लिए बोर्ड्स हैं इस बार, तो भाई बोर्ड्स में अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, भाई मैं तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग 95 प्लस लेके आएँ। भाई 95 प्लस परसेंट लाने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए छुट्टी जो है आपकी जून में है, बट आपको जून में जो है आपको थोड़ा और उसे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो थोड़ा, और उससे आगे निकलने के लिए आपको ये टाइम मिलता है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। तो इस केस में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो देख पाएंगे नंबर। और हाँ, कॉम्पिटेंसी का ध्यान देना है, 50% तक आपको मिल सकती है इस बार। 50% एमसीक्यूज, केस बेस और ये सभी क्वेश्चन आपको इस बार मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।